नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? कम ऑन, मेक सम नॉइज. हाउस द जोश? कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइस एंड गर्ल्स. हाउस द जोश? अरे जोशी के घर में आए बाप, आवाज आनी चाहिए. क्या हाल है मेरे भाइयों बहनों, देवी सज्जनों? आर यू लाइव एंड अलाइव? कम ऑन, मेक सम नॉइज. ये हुई ना बात. अरे आग लगा देगा पूरे कमेंट में. मेरे को किसी का नाम तक नहीं दिखना चाहिए, इतना आग लगाओ. चलो, यस, ऑडियो वीडियो एकदम खतरनाक लेवल में क्लियर है. मेरे साथ बहुत सारे लोग आ चुके हैं भाई. लोग, एक ही चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. सर आपका दिल क्यों नहीं भरा? बिकॉज आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू बैच की. तो आपको लगा कि हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया, बात खत्म. हम लोगों ने रिवीजन लेक्चर्स डाल दिए, बात खत्म. सर बात खत्म नहीं होती. बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप रिजल्ट्स लेकर हमारे सामने नहीं आएंगे कि सर ये देखो हमने क्या कमाल किया है. तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मत जाइए छोड़कर, बिकॉज अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना बाकी है. और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है सर? राइटिंग प्रैक्टिस. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच. मेरा नाम है सी आदर्श जोशी. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन. आई हैव अ फैबुलस एंड वंडरफुल ग्रिप ऑन लॉ, एंड दैट्स द रीजन आई हैव बीन टीचिंग लॉ एंड बीसीआर सिंस इयर्स नाउ. भाई सालों हो गए. हजारों वीडियोस यूट्यूब पे आप नाम डालेंगे, आपको हजारों वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे. और मुझे पता है कि आप उन हजारों वीडियोस में से नहीं कुछ तो चंद 100 वीडियोस तो आप जरूर देखकर इस क्लास में आए हैं. कितने लोग यहां पे मानते हैं इस बात को? कम ऑन, मेक सम नॉइज. हेलो मुस्कान, खुशी, अनीता, शांति, दीपिका, उसके अलावा है यहां पर आयुष, रमनदीप, ऋतिक, अनुराधा, हाँ श्रुति, इनोसेंट, क्या बॉय, अच्छा क्या था वो तो भाग गया भाई. आज सच में चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं. रघुवेदी, खुशी, योगेश, रमनदीप. एंड आज का पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? पहले लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको. लाइक की कमी दिख रही है बाप, लाइक ठोको, फिर मैं बात करूंगा. लाइक ठोकते. आज सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि इस क्लास को बहुत ज्यादा हम लोगों ने आज प्रमोट नहीं कर पाए हम लोग, और उसके बावजूद ये नंबर मुझे आज यहां पे दिख रहा है. इट्स जेन्युइनली अ वेरी 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 बिग पॉइंट. मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतने जबरदस्त नंबर्स में लोग आज यहां पर आए हैं मुझे देखने के लिए. तो दोस्तों आई विल एंश्योर कि आप में से हर एक व्यक्ति को इस क्लास में वैल्यू मिले और कुछ वो नया सीख कर जाए. इससे पहले कि हम बैच स्टार्ट करें, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर एजेंडा, व्हाट आर आवर गोल्स. ताकि एक बार एजेंडा और गोल्स क्लियर होता है ना, तो आदमी पूरी क्लास एकदम ईमानदारी से और शिद्दत से करता है ना. तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज आवर एजेंडा एंड व्हाट एग्जैक्टली इज आवर गोल. सबसे पहली बात करते हैं एजेंडा के बारे में. सर हमारा एजेंडा, आऊंगा वापस आऊंगा मिशन सक्सेस पे, रुको जरा, सबर करो. पहले एजेंडा गोल समझ लो, फिर मैं आपको अपने मिशन सक्सेस के बारे में बताऊंगा. पहले गोल तो समझ लो. सर हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं नवंबर 2020, ऑफ कोर्स दिसंबर में हुआ था आपको पता है. नवंबर 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं. पीवाईक्यू स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बट आप समझ जाते हो एक साल में 2 अटेम्प्ट्स होती है. तो नवंबर 22 का पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे. अब आपने देखा होगा यहां पर मैंने 3 दिन इसके लिए डाल रखे, बिकॉज हमारा क्लास 1 आवर का है. एंड ऑफकोर्स हम पूरा टाइम बैठ के लिखते नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, चैट देखते हैं, बहुत सारी बातें करके फिर उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. सर पहले 3 दिन मैं नवंबर 22 का ही पीवाईक्यू आपके लिए करवाने वाला हूं, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डेट हमारी आएगी, मैंने जानबूझकर अभी यहां पर डेट्स नहीं डाली है. आप लोगों को पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग ये क्लासेस ले रहे हैं. जब अगला मंडे आएगा वहां से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाला हूं. क्या आप झलक देखना चाहते हो कि मैं किस प्रकार आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा? मुझे पता था आपका जवाब हां होगा, और इसीलिए मैं ऑलरेडी आपके लिए इसके लिए प्रिपेयर्ड आया हूं. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं जरा आपको बता देता हूं कि मैं किस तरह की नोट्स लेकर आपके सामने आऊंगा. आप में से कई लोग ऑलरेडी सीए फाउंडेशन के मतलब ये लेकर रखे होंगे आप लोगों ने. क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? हाँ जी, ऑल इन वन. वेरी गुड.
तो बेटा ऑल इन वन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस एकदम अमेजिंग तरह से विद फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी है। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम गो थ्रू करने वाले हैं, लेकिन कब? आफ्टर दिस नवंबर 22 PYQ। अब ये करने के पीछे का कारण और उद्देश्य आप जरा समझ लेना। सर एक जो हम अभी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को देखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप लोग प्रिपेयर्ड होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे रीडिंग टाइम को मैनेज करें, कैसे लिखे, कैसे बेहतर कैसे प्रेजेंट करें, और बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में सवाल इसके होते रहते हैं। तो इन सवालों के ही जवाब लेकर मैं यहां पर आया हूं फर्स्ट 3 लेक्चर्स में। एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे लिखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद अब उसके बाद क्या होगा जरा देख लेना। उसके बाद जरा इंपॉर्टेंट चीज है, सर एक बार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो है कि सर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करवा दो। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज एक एक करके सॉल्व करने से अच्छा है हम चैप्टर वाइज जाकर सॉल्व करते हैं। तो आपको बेसिकली यहां पर दोनों चीजें हो जाएगी, पहले एक हम पीवाईक्यू कर लेंगे और उसके बाद हम चैप्टर वाइज जाने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टीका। टीका का नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप में से जितने लोगों के पास ऑल इन वन ऑलरेडी है, आपके लिए तो भाई रेडी रेकनर जैसे आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मार्क करेंगे और सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवाने वाला हूं। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो डोंट वरी, ये सारे क्वेश्चंस मैं कहां से लेकर आया हूं सर, हर एक क्वेश्चन के एंड में मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आरटीपी May 20 का क्वेश्चन है, आरटीपी November 18 में भी है, एमटीपी 1 November 21 में भी है। अगर इतनी बार ये क्वेश्चन आया है तो आप भी समझ सकते हो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो बेटा हर तरफ से हम लोग इस बैच में कवर करने वाले हैं सब कुछ। आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, एजेंडा क्लियर है। चलिए अपने गोल के बारे में बात करते हैं। इस बैच से मेरे क्या गोल्स है जरा बताएंगे। बात करते हैं कि मेरे गोल्स क्या है इस बैच से। सर सबसे प्राइमरी गोल मेरा जो है वो है क्वेश्चन पेपर की अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैं 3 दिन लगा रहा हूं, पूरा नवंबर 22 का क्वेश्चन पेपर A to Z हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें राइटिंग भी करूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा आपके साथ, क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर लिखूंगा। आज ही से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। मैं आपके लिए आंसर्स लिखने के लिए स्लाइड्स भी लाया हूं। दूसरी बात सर, ये 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है उसको कैसे यूटिलाइज करें, आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। सर व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व पेपर नंबर 2, इस पे भी बात करेंगे। और स्ट्रेटेजी से याद आया, आर यू अफ्रेड, क्या आपको ऐसा लगता है कि दिसंबर में आपकी एग्जाम है और आप स्ट्रेटेजिकली अभी तक उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो? क्या आप 90 डेज स्ट्रेटेजी देखना चाहते हो? अगर हाँ तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस YouTube चैनल पे आज रात 9 बजे मैं यानी कि सी आदर्श जोशी along with the one and only CACS स्वाति अग्रवाल मैम, हम दोनों लाइव आने वाले हैं आज रात 9 बजे फॉर स्ट्रेटेजी सेशन। 90 डे स्ट्रेटेजी, अमेजिंग इन डिटेल डिस्कशन होगा। दोनों मिलकर हम आपको गाइड करेंगे। जरूर वो सेशन देखना मत भूलिए, आज रात 9 बजे। शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन है, जरूर देखना। आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बदली जा सकती है, उससे आपके रिजल्ट्स बदले जा सकते हैं, सोच लेना। नेक्स्ट है What are the types of questions and how do we solve? बहुत बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आते। उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा, पेट भर के राइटिंग प्रैक्टिस होगी। बहुत लंबा और बहुत अमेजिंग बैच है, प्लीज इसको मिस मत करना। याद रखना ये बैच पेड बैच हुआ करता था, स्टूडेंट्स यूज्ड टू पे फॉर दिस बैच जो आपको आज यूट्यूब पे मिल रहा है। तो प्लीज इसका इस्तेमाल करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। चलिए हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे और आगे हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, हम लोगों ने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली। आइदर आप लोगों ने ये चीज की होगी बाय राइट सेल्फ, या आप लोगों ने हमारे प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस थे, आपने उनमें से पढ़ाई की होगी। हो सकता है आपने हमारी क्लासेस देखने के बाद एक बार सेल्फ स्टडी भी किया हो, बिकॉज ये स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके इस बैच का ना पूरा 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, भाई साहब आग लगा के बता दो कितने लोगों ने, कितने प्रतिशत भारतीय यहां पर रिविजन्स करके आए हैं। सर डोंट एक्सपेक्ट कि आप अगर रिवीजन करके नहीं आए हो तो मैं आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन उठाऊंगा और आप 100% सही आंसर दे पाएंगे। सर अगर आप रिवाइज नहीं करते ना, लॉ में है ही क्या भाई, लॉ में रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज की। The more you revise, the more you write, the more directly proportionate, the more you are going to score in exams. तो अगर आप लोग रिविजन करके नहीं आए हो तो मैं आपको फिर से बता दूं,
अभी नेक्स्ट वीक से जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, एटलीस्ट उससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवीजन करके लाइए। मैं यूनिट बाय यूनिट जा रहा हूं, मैं पहले टीका करूंगा, फिर सोगा करूंगा, फिर टीपा करूंगा, फिर एलएलपी करूंगा और फिर कंपनीज एक्ट करूंगा। आपको मैं सारी चीजें डे वन पे बता रहा हूं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप मेरे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले रिस्पेक्टिव एक्ट को रिवाइज करके आएंगे। पूरा एक हफ्ते का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू सो। लेकिन याद रहे, आपको रिवीजन करनी है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऑल इन वन ऑलरेडी लेके बैठे हो, कम ऑन से मेक सम नॉइज, है ना। अगर आप ऑल इन वन लेकर बैठे हो तो आपको ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। सर हमारे पास ऑलरेडी ऑल इन वन है, तो क्या हम लोगों ने ये सेशन देखना है? ऑफ कोर्स आपको देखना है। व्हाई? बिकॉज मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मार्क कराते चलने वाला हूं, जिन क्वेश्चंस पे आपको एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ उतना ही करना है बोला क्या मैंने? नहीं, इन क्वेश्चंस की कुछ एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। एंड व्हेन आई से राइटिंग प्रैक्टिस, ऑलवेज बिना देखे हमें आंसर लिखना और फिर हमारा आंसर चेक करना है। दोस्तों, अगर आप रिविजन्स नहीं कर पाए हो और अगर आप रिवीजन करना चाहते हो और आप इस बैच का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग चीज लेकर आया हूं, और वो है मिशन सक्सेस बैच। जी हाँ दोस्तों, ये बैच 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है टिल 30 नवंबर। ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना। ये हमारे पेड प्लेटफॉर्म एकाग्रता ऐप या वेब पे भी आप उसे देख सकते हो, वहां पे आप इसको मिलेगी। ये इस पे अभी 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कवर करना चाहते हो। एंड आपने नाम देखा है, इस बैच का सक्सेस स्टोरी आपको पता है, कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस बैच के बदौलत भी क्लियर हुए हैं। दोस्तों, लॉ और मैथ्स, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, आप में से कई लोग यहाँ पे मानेंगे, है ना। लॉ और मैथ्स, ये दो वो ऐसे सब्जेक्ट्स है भाई साहब जो अच्छों की नैया डुबा देते हैं। तो कहीं मतलब अपनी नैया ना डूब जाए, इसलिए मिशन सक्सेस बैच जरूर ज्वाइन करिए और अपने सक्सेस को अश्योर करिए। दैट बीइंग सेड, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पेपर से। तो भाई साहब, क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर ये रहा सीए आदर्श जोशी। क्या आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो भाई साहब? अरे स्पैमर्स आएंगे बेटा, डोंट वरी, स्पैमर्स आएंगे 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 आएंगे, डोंट वरी। चलिए सर, थैंक यू सो मच स्टडी पॉइंट, थैंक यू सो मच 85, वाओ अमेजिंग, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। जितने भी लोग यहाँ पर है, आप लोगों के कोई भी अगर क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट में वीडियो के बाद भी डाल सकते हैं। लाइव चैट पे तो मैं इतनी सारी कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के हो जाने के बाद जब कमेंट सेक्शन ओपन होगा, जरूर उसमें आप कमेंट करिएगा। मैं बाद में आकर चेक करके जितने हो सके नेक्स्ट क्लास में आंसर कर दूंगा। शुरुआत करते हैं हमारे पेपर से। सर पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए 60 मार्क्स का लॉ होता है, सेक्शन बी 40 मार्क्स का बीसीआर होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपको ये भी नहीं पता था तो भैया मिशन सक्सेस बैच जरूर ज्वाइन कर लेना और आरटीपी एमटीपी बैच, पीवाईक्यू बैच पूरा कंप्लीट करना। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स अबाउट द पेपर। सर सिमिलर ऑप्शन आपको बीसीआर में भी मिलता है। बीसीआर में क्वेश्चन 7 जो होता है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, और जो क्वेश्चन 7 होता है वो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, और उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए ऑप्शन होता है कि 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से 60-40 आपका पेपर स्प्लिट होता है। और याद रखना, कोई डायरेक्ट इसमें एमसीक्यू नहीं आएंगे, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। बट यस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, चेंज द वॉइस, ऐसे क्वेश्चंस में आप सिनोनिम एंटोनिम के केस में डायरेक्ट एबीसीडी अपने आंसर शीट में लिख सकते हो, जिससे आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे। पूरा कंप्लीट आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चेंज द वॉइस है, एक्टिव पैसिव, उसमें आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखते हैं। सर पहले 15 मिनट में हम लोगों ने क्या करना चाहिए? मेरा पहला एक बात मान लो, अभी जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। पहला एक पेपर उठाओ, कोई भी एमटीपी कोई भी पीवाईक्यू उठा लो, पहले बीसीआर सॉल्व करो और फिर लॉ सॉल्व करो, एंड देन फाइंड आउट कि कितना % आप पेपर कवर कर पा रहे हो, क्या छूट रहा है, कैसे मार्क्स आ रहा है। नेक्स्ट पेपर फिर से लो, इस बार पहले लॉ सॉल्व करो फिर बीसीआर सॉल्व करो, एंड जस्ट कंपेयर योर मार्क्स। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज वंस और ट्वाइस एंड यू विल रियलाइज कि पहले क्या सॉल्व करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे यहां पे बैठे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पहले लॉ करना है या बीसीआर। इनफैक्ट बच्चे मुझसे आगे पूछते सर मैं लॉ करूं पहले या बीसीआर। अब आप मेरी जगह पे आकर सोचो, मुझे आपके प्रिपरेशन स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आप कितने वेल वर्स हो इन बीसीआर। मुझे नहीं पता आपका लॉ में कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। डू यू थिंक आई विल बी द परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू कि लॉ पहले करे या बीसीआर?
नहीं, यू विल बी द परफेक्ट पर्सन टू गाइड योरसेल्फ एंड देयरफॉर एक्सपेरिमेंट इज की। तो ये एक्सपेरिमेंट करके पहले आप डिसाइड कर लो लॉ करना है या बीसीआर। सर ये क्यों जरूरी है? बिकॉज फर्स्ट 15 मिनट्स में आप जब रीडिंग कर रहे होंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा उसी चीज को रीड करो ना जो आपको सॉल्व करना है। जो बाद में रीड करके एनीवे सॉल्व करना हो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले 15 मिनट का रीडिंग का इंपॉर्टेंस ये है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट हूं और मुझे लॉ पहले लिखना है तो मैं 15 मिनट में पूरे 6 क्वेश्चंस को गो थ्रू करूंगा और गो थ्रू करने के बाद मैं इन क्वेश्चंस को रैंकिंग दूंगा। सर रैंकिंग मतलब, सर से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सब गो थ्रू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें मुझे सब कुछ आता है, मतलब इसमें जब मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा इट विल बी लिटरली डिफिकल्ट फॉर द पेपर चेकर टू डिडक्ट मार्क्स। भैया खून के आंसू रो देगा चेकर लेकिन मेरे मार्क्स काट नहीं पाएगा। So I will give it the first preference and I will start my paper with answer to question number 2. Ensure कि आप दोनों का आंसर परफेक्ट लिख सकते हो तभी आप क्वेश्चन 2 लेंगे। नेक्स्ट मैंने सेकंड प्रेफरेंस दे दिया से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 को, बिकॉज उसके बाद मुझे क्वेश्चन 1 भी अच्छे से आ रहा है जिसमें मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा लिखूंगा कि मार्क्स काटना बहुत मुश्किल होगा, या काटने भी मिला ना तो मुश्किल से कुछ मार्क्स वो काट पाएगा, मैं इसको सेकंड प्रेफरेंस कर दूंगा। सर प्रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है बिकॉज जब आपका इनिशियल पेपर चेकर जब पेपर चेक कर रहा होता है, मैंने भी काफी 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 पेपर चेक किए हैं, हम लोगों आपके बारे में एक मेंटल बोलते ना एक साइकोलॉजिकल इमेज आपकी हमारे मन में क्रिएट हो जाती है जब हम आपके आंसर पेपर्स पढ़ते हैं। आपका जो भी राइटिंग स्टाइल होगा, प्रेजेंटेशन स्किल होगा, ग्रामर होगा, आप कितना अच्छा आंसर लिख रहे हो, कितना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, कितना ब्रीफ है, कितना लेंदी है, ये सब कुछ पहले 3 या 4 क्वेश्चंस चेक करते करते ही हमें आपके बारे में पता चल जाता है। अब सीधी बात है, अगर मुझे आपको ज्यादा मार्क्स देने की आदत हो गई तो मैं आगे जाते वक्त भी भले आपके कुछ आंसर्स ऊपर नीचे होंगे, कम होंगे, क्योंकि आखिरी में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ेगी, बट मेरी मार्क्स देने की आदत रहेगी, मेरे दिमाग में आप एक स्टूडियस स्टूडेंट बन के रहोगे और मैं आपको अच्छे ही मार्क्स दूंगा और मैं आपके आंसर्स पढ़ूंगा भी। अगर आप कितने भी स्मार्ट स्टूडेंट हो लेकिन अगर आपने पहले ही क्वेश्चन में अगर आपने मतलब कर दिया कचरा, तो आप सोच लेना बाद में आप कितना भी अच्छा लिख रहे हो ना, अगर पहले 2-3 क्वेश्चन में मेरे दिमाग में ये बन गया ना कि भैया ये स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, ये तो फेकोलॉजी कर रहा है, तो भैया फेकोलॉजी वाले स्टूडेंट को फेकोलॉजी टाइप के ही मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन, साइकोलॉजी, हर चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर हमें सॉल्व करना है। तो ये 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम में हम लोग रैंकिंग करेंगे एंड देन रैंक के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या आपको समझ में आया या नहीं? यस, आंसर कैसे लिखे मिस्टर खान वो भी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 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 सर चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसमें टेक्स्ट अच्छे से नहीं दिखता इसलिए मैं सजेस्टेड आंसर भी लेकर आया हूं, तो यहां से हम लोग पहला सवाल पढ़ने वाले हैं। आपका समय शुरू होता है अब। ऑल द बेस्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, X agrees to pay Y 1 लाख रुपीज इफ Y kills Z। यार सर आप तो पढ़ाते पढ़ाते मारते थे, अब तो क्वेश्चन पेपर भी मारने लग गया। To pay Y, X borrows 1 lakh rupees from W, who is also aware of the purpose of the loan. Y kills Z, but X refuses to pay. और क्या लगा था आपको, क्या होगा? शाबाशी मिलेगी ना। X also to repay the loan to W। तो X ने क्या किया? X ने भी रिफ्यूज कर दिया, W को बोला कि मैं तेरा लोन रिपे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरा लोन लेकर जिस गुंडे को मैंने पैसे दिया था मर्डर करने, है ना, समझ रहे हो क्या? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूं तो मैं तेरे को कहां से पैसे दूंगा? तो भैया ये तो हद हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, पैसे भी मेरे, मर्डर भी हो गया। वाह 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 वाह। चलो, तो मिस्टर एक्स ने बेसिकली धोखा दे दिया एक लोन गिवर को और एक मर्डरर को। भाई बड़ा दिलचस्प इंसान लग रहा है। नाउ एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए सर, सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है? क्या बोलता है सेक्शन नंबर 23? अब कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो मैं आपको बता दूं सेक्शन नंबर 10 कहता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट टू बिकम वैलिड। ठीक है, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगल। जब हम सेक्शन 23 पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, तो हमें पता चलता है व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी लीगल और इलीगल। अब हम आपको बताते हैं When it is forbidden by law। मुझे बताइए क्या किसी का मर्डर करना फॉरबिडन बाय लॉ है या नहीं है? अरे बोलो ना। अरे भाई साहब, ये सारे शब्द अगर आपके आंसर में नहीं आ रहे तो कौन आपको देने वाला है भाई? हु इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स? तो
तो सर सबसे पहला हम लोग ये जरूर लिखेंगे कि सिंस मर्डर इज फॉरबिडन बाय लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इलीगल। बात सही है गलत है? चलो, one more line I will write in the provisions. All collateral agreements to an illegal contract are also void. इसका मतलब the contract between X and Z, where X is borrowing money from Z so that he can give that money to a murderer as a consideration for killing someone on behalf of him. Such collateral contracts are also void, illegal and void, and therefore even the contract between X and W is void. Therefore, neither Y nor W can claim any money from Mr. X. प्लस इंडियन पिनल कोड में जब आप जो फंसोगे वो अलग। क्या ये आंसर आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है या नहीं? ओके सर, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये है केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, देखो आज पहला दिन है इसलिए आप बोल रहे होंगे सर आप बातें ज्यादा कर रहे हो, लिख कम रहे हो, लेकिन ये पहला सेशन है। मैं आपको जो सारी चीजें बताना चाहता हूं मैं एक ही बार आपको बताऊंगा, बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाद में तो हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लिखना है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ये सर केस बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इंस्टीट्यूट का यहां पर आप देखना किस तरह से इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन किया हुआ है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कुछ बच्चे, मैं इसलिए तो इंस्टीट्यूट का लाया हूं आंसर पेपर, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, प्रोविजन देन फैक्ट ऑफ द केस देन एनालिसिस एंड डिस्कशन देन कंक्लूजन। मैंने कहा बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, इफ यू कैन डू इट बिल्कुल करो, बट एंश्योर दैट यू आर एबल टू राइट 100% पेपर। अगर आप 60-70 मार्क का सॉल्व कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पांचटगिरी, देन डोंट डू इट। व्हाई? बिकॉज इंस्टीट्यूट खुद अपने आंसर में देखो डायरेक्टली प्रोविजन लिखती है और डायरेक्टली यहां पर आंसर कंक्लूजन लिखती है एनालिसिस करके। यानी प्रोविजन और एनालिसिस भी इंस्टीट्यूट मर्ज कर देता है। सिर्फ अगर सेपरेशन किसी चीज का होता है तो वो होता है कंक्लूजन का सेपरेशन। और ये भी करने के पीछे उनका कारण ये होता है, भैया पेपर चेकर आके आपकी प्रोविजन देख लेगा आपके आंसर में। अब देखो ना, इनके अगर मैं पेपर चेकर होता, मुझे इसके आंसर में सेक्शन 10 दिख गया, मेरा दिल खुश। मुझे इसके आंसर में सेक्शन 23 दिख गया, मेरा दिल खुश। और मेरे को यह भी दिख गया कि अनलॉफुल या कॉन्ट्रेरी टू लॉ यहां पर इलीगल एंड वॉइड ये सेंटेंस लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? मेरे को यहां पे दिख गया फॉरबिडन बाय लॉ। अरे मेरे को और क्या चाहिए? मेरे को एक बात बताओ, मैं यही तो सर्च कर रहा था ना, फॉरबिडन बाय लॉ। समझे क्या? अगर मैं पेपर चेक करूं, मैं क्या चेक कर रहा था? फॉरबिडन बाय लॉ, दिख गया फॉरबिडन बाय लॉ, बराबर। अगला लाइन में क्या चेक कर रहा था? ऑल कोलैटरल एग्रीमेंट्स टू एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आल्सो बी वॉइड। देखो यहां पर कोलैटरल ट्रांजैक्शंस आर आल्सो इलीगल दिख रहा है क्या? सर ये भी दिख गया, देखो। नहीं, आप साइकोलॉजी समझो, देखो मैं फेकोलॉजी नहीं करता यहां। मैंने बहुत पेपर चेक किए और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आंसर राइटिंग करो। आप वहां पे बैठ के प्रोविजन लिखोगे पहले, फिर आप फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे, है ना, कि इसने पहले ऐसा किया फिर ऐसा किया। उसको मालूम है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन चेक करने नहीं आया, आपका आंसर चेक करना है। अब आप टाइम पास क्या करोगे? देखो पहले आपने प्रोविजन पूरी लिख ली, उसमें आप सेक्शन 10 लिख दोगे, सेक्शन 23 लिख दोगे, कोलैटरल एग्रीमेंट के बारे में बात कर लो। फिर आप क्या करोगे? फैक्ट ऑफ द केस वापस क्वेश्चन छापोगे। एक्स ने वाई के साथ मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके लिए उसने डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू टेक द लोन। जो पांचटगिरी उसको मालूम है, फालतू में आपने एक पैरा लिखा। इसके बाद अब आप कंक्लूजन में लिखोगे ये सारी चीजें, दैट एक्स एग्रीज टू गिव 1 लाख टू वाई इफ वाई किल जेड, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज इलीगल। फिर आप लिखोगे कि एक्स बोरोज 1 लाख फ्रॉम डब्ल्यू and W is also aware of the purpose of the loan and therefore an agreement between X and W is also void as it is collateral to illegal agreement and therefore no claim is possible. आपने फिर कंक्लूजन लिखा। अब आप दिल पे हाथ रख के कसम खाकर बताना, is it possible to complete this within 6 minutes, including this 6 minutes include question reading time as well? बताओ, कर सकते हो आप? नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूं ना, जबरदस्ती प्रेजेंटेशन के चक्कर में अगर आप 60-70 मार्क का पेपर लिख के लाओगे, आपको 40 के भी वांदे रहेंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं। एक बार का डायरेक्टली अभी जो मैं आपको आंसर इसका प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, आप ऐसे प्रेजेंटेशन करिए, आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। आप एज इट इज इंस्टीट्यूट द्वारा प्रेजेंट किए गए तरीके से भी आप इसका आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑल इन वन है तो यहां पर मैंने आपने देखा होगा हर आंसर में मैं इस तरह से आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। जो मैं रेड लिखता हूं, अंडरलाइन करता हूं, मैंने आपको कहा है कि वही चीज आप भी अंडरलाइन करिए। जो भी बोल्ड होता है मैं वो कहता हूं कि आप भी अपने आंसर में उसको अंडरलाइन करिए।
द रीजन इस बुक में मैंने जो ये अंडरलाइनिंग किया है, इसके करने के पीछे का कारण ही ये है कि बच्चों को भी समझना चाहिए कि कौन सी आंसर का कौन सा पार्ट अंडरलाइन करे। वरना बच्चे कुछ ऐसा भी करते हैं, हर लाइन लिखते हैं और हर लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं। अब पढ़ने वाला भी सोचता होगा वाह मुन्ना वाह गजब भाई, आग लगा दी यार, तुम्हारे जितना टैलेंट मैं कहां से लेकर आ गया। तो इतना घोर पाप मत करो। आप देखो कितने अच्छे से मैं यहाँ पे प्रोविजन लिखता हूं, उसमें भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करता हूं और बाद में कंक्लूजन लिख के अपना आंसर कंप्लीट करता हूं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई रिकमेंड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। स्टिल अगर आप वो वाली प्रोसेस फॉलो करके 100 मार्क्स का पेपर लिख सकते हो, आई वेलकम यू टू डू द सेम। प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, कम ऑन, मेक सम नॉइज। शुड वी स्टार्ट राइटिंग आंसर्स? चलो भाई जल्दी से बता दो। सर हाथों में एप्स लाने का वक्त आ चुका है। चलिए, पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं। मैं यूज करने वाला हूं ब्लैक स्लाइड व्हाइट इंक। आपको एग्जाम में आने वाला है व्हाइट पेज और आपको यूज करना है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। मुझे दिख रहा था कोई बच्चा यहाँ पूछ रहा था अभी भी, इसीलिए। राइट हैंड साइड में पहले मैं आपको मार्जिन ड्रॉ करने बोलता था, मैंने इतना मार्जिन ड्रॉ करवाया, इतना मार्जिन ड्रॉ करवाया कि अब इंस्टीट्यूट ने आंसर पेपर में ही मार्जिन दे दिया। मजाक कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने आंसर पेपर में मार्जिन दिया, बिकॉज सिंस नाउ योर आंसर पेपर्स आर स्कैन्ड एंड देन दे आर चेक्ड। तो एक बात प्लीज मेरी ध्यान में रखना, आंसर लिखते लिखते भावनाओं में मत बह जाना। अगर यहां पर डिपेंडिंग वर्ड आपका आ रहा है और आपको लगता है कि सर ING ही तो है, लिख देता हूं ना यहां पर, सर ये पार्ट स्कैन नहीं होने वाला। समझना मेरी बात। आप इतना लाइन छोड़कर यहां पे डिपेंडिंग वर्ड लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट डू नॉट ओवर स्टेप दिस बाउंड्री। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर स्कैन होता है एवरीवन। चलिए सर लिखना स्टार्ट करते हैं। हमेशा सबसे ऊपर स्टार्ट करिए विद क्वेश्चन नंबर। एक बार आप एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसी के सभी सब क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पर लिखना है। आप क्वेश्चन 1 का ए लिखकर फिर क्वेश्चन 2 का बी अगर लिख देंगे, क्वेश्चन 1 आपका वहीं समाप्त हो गया। अगर आपने क्वेश्चन ए का बी बाद में लिखा भी होगा, इट विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स बाय द एग्जामिनर। So if you start a question, ensure that you complete all the sub questions in the same place. Sir, what if I start question 3, I write answer A, but I don't want to write answer B right now. मुझे वो बड़ा आंसर है बाद में लिखना है, या मुझे इतना अच्छे से नहीं आता मुझे बाद में लिखना है। लीव 1.5 पेज फॉर दैट, और जितने भी पेज का आपको लगता है आंसर होगा, लीव स्पेस फॉर दैट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट प्लीज एंश्योर बिफोर हैंडिंग डाउन द क्वेश्चन पेपर टू द इन्विजिलेटर, जो पेजेस आपने खाली छोड़े हैं वो अपने हाथ से ब्लैक पेन से काट देना अगर वो खाली पड़े हैं तो, सो दैट द चेकर विल ऑल्सो एंश्योर कि अभी आपका आंसर पेपर खत्म नहीं हुआ, बस आपने इतनी जगह पे कैंसलेशन करके आप आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या ये सारी चीजें मैं आपको जो बोल रहा हूं? थैंक यू सो मच यश, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं चलता हूं आगे। आंसर कैसे, हाँ इधर वाला जो मार्जिन है ना, ये आज भी इंस्टीट्यूट पेपर में नहीं देती, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए, आपके पास टाइम है तो आप ये करिए, अगर आपके पास टाइम नहीं, आप नहीं बनाएंगे मार्जिन तो भी चलेगा। सर इस मार्जिन का बेनिफिट क्या है, आपको मैं बताऊंगा जब वैसा क्वेश्चन आएगा तब। कैसा क्वेश्चन? सर डायरेक्ट क्वेश्चन। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू कॉर्पोरेट विल। अब इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं ना, एक्सेप्शन टू कॉर्पोरेट विल, तो हम लोग यहां पर पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी करके एक उसको कहते हैं ना, एक हम लोग एक डिफरेंशिएशन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई मैं ये सेकेंड वाला आपको मार्जिन रिकमेंड करता हूं। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आपके लिए ऑप्शनल रहने वाला है ये चीज। अगर आप चाहो तो ये मार्जिन बनाओ, अगर आपने डिसाइड किया सर आई डोंट नीड दिस मार्जिन, आई डोंट माइंड, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। Now that being said, let's do it. Let's do it, man. Let's do it. ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल ये रहा, X agrees to pay Y 1 lakh if Y kills Z. To pay Y, X borrows 1 lakh from Z, who is also aware of the purpose of the loan. Now Y kills Z, but X refuses to pay, and X also refuses to repay the loan of 1 lakh rupees to Mr. Y. W. एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज एंश्योर कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ रहे हो कि वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें उतना ही एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू
सेक्शन 10 of the Indian Contract Act 1872. One of the essential element of a valid contract is, sorry for my handwriting, lawful object and consider. ठीक है, मैं सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, वाई, बिकॉज आई डोंट नो वाई आज सही नहीं आ रही, धीरे धीरे आ जाएगी, डोंट वरी। सेकेंड पॉइंट, थोड़ा ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट मैं यहां पे एक और प्रोविजन लिखना चाहता हूं, मोर ओवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 of the Indian Contract Act 1872. A contract with an object forbidden by law, बस ये 2-3 वर्ड्स ही हमें चाहिए याद रखना, फॉरबिडन बाय लॉ इज इलीगल एंड वॉइड। क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ इज इलीगल एंड वॉइड एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ऑल्सो मैं अब पैराग्राफ क्यों चेंज कर रहा हूं? बिकॉज फिर मेरे लिए इजी रहता है, मैं सेक्शन 10 एक जगह पे हाईलाइट करूंगा और लॉफुल ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करूंगा। मैं यहां पे सेक्शन 23 हाईलाइट करूंगा और फॉरबिडन बाय लॉ हाईलाइट करूंगा और वाइड हाईलाइट करूंगा। नेक्स्ट, ऑल्सो एनी एग्रीमेंट कोलैटरल टू एनी एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल contract is also void and unenforced. समझ में आया? ओ भाई समझ में आया? चलो सर, बाद में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस भी बहुत सारे करने वाले हैं। हम लोग इस आरटीपीएमटी पीवाईक्यू बैच में ऐसा नहीं है कि बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ डिस्कशंस भी करेंगे, बट विल एंश्योर कि सारे ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम गो थ्रू करें, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे नहीं लेकिन अमेंडमेंट के ऊपर से पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे हिसाब से अपकमिंग एग्जाम में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो प्लीज एंश्योर कि अगर ये बैच को आप कर रहे हो तो पूरे शिद्दत से एंड तक करना, वरना बाद में पछताना। चॉइस इज योर्स। प्रोविजन लिख लिया, कोई फैक्ट ऑफ द केस नहीं, कोई कुछ नहीं। अब हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंक्लूजन विद एनालिसिस होगा। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, या तो एक काम करता हूं, क्योंकि मैं प्रॉपर आपको फॉर्मेटिंग बता ही रहा हूं तो मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग बताता हूं। कंक्लूजन, अब आप देखना मैंने यहां पे क्या किया। मुझे पता है कि क्वेश्चन में यहां पर रोमन 1 और रोमन 2 लिखा है, जो एक एग्जामिनर आंसर में खोजेगा कि बराबर है कि नहीं। सर एलएलपी के अमेंडमेंट लेक्चर, मैंने एलएलपी पूरा अमेंडेड आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया भी था, प्री एग्जाम मैराथन में से आपको देखना है, प्लीज वहां से जाकर आप देख लेना, है ना। चलो, जो क्वेश्चन एलएलपी के आएंगे हम उसको अमेंड करके अमेंडेड आंसर ही हम आपको लिखाने वाला हूं। और ऑल इन वन में ऑलरेडी मैंने अमेंडेड आंसर्स ही आपको दिए, नथिंग टू वरी अबाउट। जो आपका आरटीपी आएगा उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे। तो बिटवीन एक्स एंड वाई, हाँ पहला लिखा है, हाँ तो कंक्लूजन्स में भी मैं देखो यहां पर 1, आप पूछ रहे थे ना कि सर ये मार्जिन की क्या जरूरत है, ये देखो 1 यहां पे लिख दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टेड with Mr. Y to murder
Mr. Z, which is forbidden by law, and hence the contract is void and unenforceable. अब बस मुझे यहां पर void लिखना है, ठीक है। आंसर नंबर 2, Mr. W was aware of the fact that loan amount will be used to pay for illegal contract. Such loan agreement being collateral to an illegal contract will be void as well. देखो समझ में आ रहा है कितने आसानी से। अब यहां पर आपने क्या करना है, कोलैटरल था तो देयरफॉर void। अब आप मुझे बताओ, अच्छा आप लोगों को यहाँ पे वन लाइन छोड़ के लिखने की जरूरत नहीं, मैं वन लाइन छोड़ के लिखता हूं ताकि आप लोग जो कॉपी कर रहे हो आप आराम से कॉपी कर पाओ। आप लोग जैसे आंसर लिखते हो नॉर्मली वैसे ही लिखना है। बेटा कोई बात नहीं, अभी आप मुझे यहां देख सकते हो। बोलो ऑल वेल? हाँ जी, ऑल वेल, यस। भैया वक्त निकाल के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहां पर आपको दिख रहा है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच लव एंड सपोर्ट। क्या आप लोगों ने आग लगा दी यार सपोर्ट की। चलिए सर, कोलैटरल क्या होता है भाई साहब? रेगुलर क्लास जाकर देखो, कोलैटरल का मतलब होता है मेन कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करने वाला सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसे कोलैटरल कहता है। सर क्या सवाल है सर? अगर मुझे सेक्शन नंबर नहीं आते तो मैं क्या करूं? क्या करूं, मैं मर जाऊं? क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेक्शन नंबर्स याद नहीं भी होते तो आप लिखेंगे एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Don't worry, section numbers are not mandatory. You won't get more marks for writing section numbers, but at the same time, if you write a wrong section number, no matter if your answer is correct or not, you will get 0 marks. Why? Because wrong section numbers will directly lead to 0 marks. Right section number will not give you extra marks. But yes, जब आप सेक्शन नंबर लिखते हो और सही लिखते हो, पेपर चेकर का मैं बोला ना, वो पूरा माइंड गेम है, वो आपको एक अलग दर्जे पे रख देता है और आपको मार्क्स भी फिर उसके हिसाब से मिलते हैं। चलिए सर, आज एक ही क्वेश्चन हुआ। आई नो, आई अंडरस्टैंड, फटाफट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉयज अप्रोच एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वर्थ 1,50,000. Mr. R offered a credit period of 1 month. Mr. R went to the company prior to the due date and met Mr. C, an employee at the billing counter, who convinced the former that the payment can be made to him as the billing cashier is on leave. Mr. R paid the money and was issued a signed and sealed receipt by Mr. C. After the lapse of due date, Mr. R received a recovery notice from the company for the payment of rupees 1,50,000. Mr. R informed the company that he has already paid the above amount and being an outsider had genuine reason to trust Mr. C, who claimed to be an employee, and had issued him a receipt as well. The company filed a suit against Mr. R for non-payment of dues. Discuss the fate of the suit and the liability of Mr. R towards company as on current date of consonance with the provisions of Companies Act 13. Would your answer be different if a receipt under the company seal was not issued by Mr. C after receiving the payment? Now, this is a very good question. Very good. This question is upon doctrine of indoor management. आप मुझे बताइए, what would be your answer? Come on, फटाफट.
व्हाट वुड बी योर आंसर? जल्दी से बताइए। हाँ जी, बेटा जी, क्या सोच रही हो मियाँ, क्या सोच रहा है बाबू? तो मुझे बताइए, क्या आप आर से पैसे रिकवर कर सकते हो या नहीं? चलो जल्दी बताओ बेटा, बस वक्त कम है बेटा, आज थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी, मैं कल से रिकवर करेंगे। हम लोग हर क्वेश्चन लिखते बैठने वाले नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लिखने वाले हैं, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। हाँ जी, अरे बताओ बाबा। करेक्ट, करेक्ट, मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो आंसर दिए डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, बिल्कुल सही है। आर विल नॉट बी लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ 1,50,000। क्यों? क्यों भाई? बिकॉज मिस्टर सी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ही इज सेइंग ही इज एन एम्प्लॉय, मैं उसके ऑफिस में मिला, कहीं बाहर रास्ते पे नहीं मिला, एंड इज ऑल्सो गिविंग रिसीट्स टू मी, है ना? चलो, हाँ, ओके। नेक्स्ट केस में क्या होगा सर? वो आपने उसने पूछा ना, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द रिसीट अंडर कॉमन सेल इज नॉट इशूड? सर, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, ए रुपया क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी चीज होती है कॉमन सेंस। Sir, even a doctrine of indoor management has certain exceptions. One of the exception being suspicion of irregularity. सर, अगर मैं किसी कंपनी में पेमेंट करने जाता हूं और मैं उस कंपनी के ऑफिशियल को पेमेंट करता हूं, और अगर वो ऑफिशियल मुझे उस पेमेंट की रिसीट नहीं देता, तो क्या मैं वो पेमेंट वहां पर देकर जाऊंगा? क्या कभी आपने ऐसा कोई पेमेंट किया है जहां पर आपको उसका एक्नॉलेजमेंट या रिसीट नहीं मिल रहा हो? सर एब्सोल्युटली नो। अब अगर आपको रिसीट नहीं मिल रही है और वो रिसीट पे कॉमन सील नहीं है कंपनी का, तो ये सीधी सीधी बात है भाई, कॉमन सेंस लगाकर भी कोई आदमी देख सकता है कि ये पैसे तो उसकी जेब में चले गए। अरे मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना, टू प्रूव दैट आई हैव मेड अ जेन्युइन पेमेंट, एंड देयरफॉर इन दैट केस मिस्टर आर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड द अमाउंट विल बी क्लेमेबल फ्रॉम हिम। याद रखना बेटा, है ना? समझ में आया ना आंसर? पक्का? लिखना तैयार? चले लिख लेंगे। अब मैं वापस से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने वो हेडिंग में ऑलरेडी लिख रखा है इधर। अच्छा, क्वेश्चंस हमेशा नए पेज से स्टार्ट करिए, थोड़ा बहुत पेज चला गया तो चलेगा, आपने इंस्टीट्यूट को पैसे दिए एग्जाम फॉर्म, है ना? हाँ, नेक्स्ट, आंसर नंबर बी। पहले वाले का क्या था? हाँ, ये एक मिस्टेक मैंने कर दी थी, आपने मुझे बताई नहीं। सर, आप यहां पर आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 नहीं करेंगे। यहां क्वेश्चन में ए लिखा है ना, तो आपके बुक्स में भी यहां पर ए आना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर आप ए करेंगे पहले वाले का, और अब दूसरे वाले का आएगा आंसर नंबर बी, और यहां पे आप लिखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैन। अंडरलाइन करने के लिए सेम ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे, कोई भी नया तितंबा करने की जरूरत नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को आप यहां पे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है? इट इज अ एक्सेप्शन टू द doctrine of constructive notice. According to the doctrine of indoor management, an outsider can presume that internal functionings कितने लोग लिख रहे हैं मेरे साथ, ऑफ द कंपनी is being properly taken care of by the insiders
and as an outsider, we need not look into the internal management of the company. Now, therefore, अब आप देखना मैंने यहाँ पे प्रोविजन आंसर दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग आंसर्स. Therefore, in the given case, पैराग्राफ चेंज किया मैंने. इन द गिवन केस, अब मेरे को लोगों का नाम याद नहीं है. मिस्टर आर, in the given case, Mr. R made payment of his dues to Mr. C, who is an employee of the company, who accepted the payment on behalf of the company and issued a receipt with official seal of the company to Mr. R. And therefore and hence, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं डिस्कस द फेथ ऑफ द सूट एंड द लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर आर टुवर्ड्स द कंपनी एज ऑन द करंट डेट इन कंसोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. हेंस द सूट फाइल्ड by the company against Mr. R for recovery of the debts is not tenable in the eyes of law. ठीक है. अब इसने एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा एंड नॉट टेनेबल हो गया. वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रिसीट वाज receipt under the company seal was not issued by Mr. C after receiving payment. तो यहां पर आप देख रहे हो, मैं यहां पर मैंने एक पैरा चेंज किया है. ऑन द अदर हैंड, अच्छा एक बार पहले अंडरलाइनिंग का देख लो. आपको यहां पर प्रिजम्पशन पे अंडरलाइन करना है. अज्यूम दैट द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी इज बीइंग प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनी. हम लोग यहां पे लिखेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर सूट फाइल, हाँ सूट फाइल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट आर इज नॉट टेलेबल इन द आइज ऑफ लॉ. बस इतना दो चीज है. आपने यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट डाल दिया, यहाँ पे दिख रहा है इंडोर मैनेजमेंट. हमने ये भी बोल दिया इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या, कि इट प्रिज्यूम्स दैट आउटसाइडर्स कैन प्रिज्यूम दैट इंटरनल फंक्शनिंग इज प्रॉपर्ली बीन टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनी. आपने ये भी लिख दिया कि सूट फाइल्ड इज नॉट टेनेबल. पहला आंसर हो गया. सेकेंड, ऑन द अदर हैंड, अब यहां पे मेन आंसर चालू हो रहा है. ठीक है. जून 24 का बहुत अच्छा सवाल पूछा. एंड ऑफ द क्लास तक रुकना, आपको बताऊंगा मैं. नया बैच चालू होने वाला, 9 से चालू होने वाला है. फीस क्या है, कैसा क्या है, सब आपको बताऊंगा. एंड तक रुकना. जल्दी देखो. ऑन द अदर हैंड इफ मिस्टर सी डज नॉट issues a receipt having
common seal of the company, then Mr. R should have suspected the irregularity. ठीक है, नेक्स्ट पैरा. one of the exception to doctrine of indoor management is suspicion of irregularity. Suspicion of irregular, which explains, which mentions that outsiders cannot take benefit of this doctrine if in case they are negligent while conducting business with the company. Therefore, in such case, company can या company may be able to recover the dues from the. अंडरलाइन क्या करना है सर, आपको यहाँ पे सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी को अंडरलाइन करना है, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट करना है, एंड लास्ट में कंपनी मे बी एबल टू रिकवर द ड्यूज. बोलो. ए स्क्रीनशॉट वाले बेटा, स्क्रीनशॉट में जीवन जाएगा तेरा. हाँ, जीवन जाएगा तेरा स्क्रीनशॉट में. अगर इतना स्लो मैं लिख रहा हूं, मैं इस पे लिख रहा हूं जिसपे मेरे को दिखता भी नहीं है मैं क्या लिख रहा हूं, और तुम अभी स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं. बाता. चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 मिनट बचे. डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं. whenever there is a sale of uncertain goods or future goods sold by description, पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, when the goods are confirmed with the quality which has been ordered by the buyer. Number 3, if the goods are in deliverable state, then the ownership in such goods passes on to the buyer when the goods are unconditionally appropriated for the contract of sale, either by the buyer with the permission of seller or by the seller with the assent of buyer. Assent can be taken express or implied. Assent can be taken either before or after appropriation has been made. ये 7 पॉइंट्स अगर आपको याद नहीं है तो भाई साहब समझ में आ रहा है क्या तुमको? यू गाइज नीड मिशन सक्सेस. अगर आपको ये पॉइंट्स प्रोविजंस याद नहीं, मैंने पूरे भाई साहब दिल जला के पढ़ाया है आपको, एक एक कंसेप्ट घुस के पढ़ाया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वो भी लाइव. तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स मैंने कहा था पढ़ाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है. और देखो नवंबर 22 के एग्जाम में दोबारा पूछा गया, पहली बार नहीं दोबारा, ये काफी बार पूछा गया है. जल्दी से बताओ, आंसर लिख रहे हैं क्या आप मेरे साथ? हाँ तो बताओ फटाफट. इन केस ऑफ, हाँ अच्छा एक और बात सर, व्हाट इफ आई डू नॉट रिमेंबर द केस नंबर, सेक्शन नंबर. बहुत अच्छे, आइए आइए आइए.
एज पर, वैसे मुझे याद आ सकता है सेक्शन नंबर 18, 19, 20, 20 वगैरह होगा, है ना? ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सर ये कब लिखेंगे अपन? एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब लिखेंगे सर? जब आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा होगा तब। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। और आप अगर इंस्टीट्यूट के आंसर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट के आंसर्स में भी आपको हर जगह पे सेक्शन नंबर नहीं मिलता। 23 है। अच्छा, 23, 24 तो सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस है, तो 23 बराबर 23। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द ओनरशिप या द प्रॉपर्टी इन, बाप रे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, केस ऑफ unascertained goods passes on to the buyer on in following conditions. In following condition। अभी आपका होमवर्क है, ठीक है? एक कंडीशन नंबर 1। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिकॉज मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है। द गुड्स आर अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, ये आपको पूरा लिखना है। द गुड्स कंफर्म विद द क्वालिटी। द गुड्स आर क्या बोलते उसको, इन डिलीवरेबल स्टेट। नंबर 4, एंड आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, ठीक है, आइदर बाय बायर विद द असेंट ऑफ सेलर or by the seller with the assent of buyer. Assent can be express oblique implied। सर ये आप ऐसे क्या आंसर लिख रहे हो? अरे बेटा ये आंसर मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आज आंसर क्या है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपको खुद से लिखना ही है। मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। assent can be taken either before or after appropriation, after appropriation। एंड नंबर 8 हो गया ना? सब हो गया, 7 ही पॉइंट है सर, नंबर 8 कहां से ला रहे हो? ये 7 के 7 पॉइंट्स अगर आपके आंसर में मिलेंगे तब जाकर प्रभु आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 6, 7 बराबर 7 पॉइंट। चलो ये वाला होमवर्क ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क ले लो। होमवर्क इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी। एंड 7 मार्क का होमवर्क आप करके लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अरे भाई साहब सर आ गए, चलो चलो मैं जा रहा हूं, आज के लिए बस इतना ही। चलो जल्दी से, अंजुल सर लाइव आने वाले हैं, फटाफट चले जाइए, फटाफट चले जाइए, होमवर्क आप कर लेना। आज के लिए बस इतना ही भाई, जाइए, जाओ जाओ जाओ, हो गया, क्लास हो गया, डन। यस, आज का बस इतना ही। एकाग्रता.co.in पे आइए और आप हमारे सारे कोर्सेज चेकआउट करिए। मिशन सक्सेस बैच जिसकी मैं आपके लिए बात कर रहा था वो यहाँ पर है, आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना तब तक के लिए। एंड कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। कोई भी बात करना है कमेंट में कर देना, ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।